हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नई यूनिट, दैट इज यूनिट 18 डेटा कलेक्शन। ऑलरेडी हम यूनिट 17 को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। लेकिन अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, और वो है आपके पेपर्स के रिगार्डिंग ही, क्योंकि कंटिन्यूसली मेरे पास मैसेज आ रहे थे आप लोगों के कि मैम हमारे पेपर्स कब होने हैं, सितंबर में होगा या दिसंबर में होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था, है ना। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, ठीक है। मैंने एक्चुअली इग्नू के स्टडी सेंटर पे ही डायरेक्टली बात कर ली है, और मैं आप लोगों को इसीलिए कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करी थी। हालांकि मुझे कई इन्फॉर्मेशन मिली भी, लेकिन वही बात है कि जब तक आपको कहीं से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती या कहीं ऑफिशियल सोर्स से नहीं मिल जाती है तो आप कुछ भी आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग के फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी आपसे बोल दूं या फिर जो मुझे सुनने में आ रहा है मैं बस वही आपको बता दूं। तो इग्नू स्टडी सेंटर पे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे ये बताया कि जो भी स्टूडेंट्स ने जून 2019 में इग्नू में एनरोल करवाया था खुद को, ठीक है, उनके पेपर्स प्रॉपरली जून या जुलाई में होते हैं, है ना। लेकिन ये पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से नहीं हो पाए, तो आप लोगों के पेपर्स दिसंबर 2020 में ही होंगे, ठीक है। और अभी जो ये डेट शीट निकाली गई है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी कारण से पिछली बार पेपर नहीं दे पाए थे, या फिर उनका बैक आ गया था, या फिर जो सिर्फ पीजीडी आईपीओ ही कर रहे हैं, मतलब जो सिर्फ डिप्लोमा कोर्स में खुद को एनरोल करवाए हैं, क्योंकि उनका तो ये फाइनली होगा, है ना, क्योंकि डिप्लोमा तो हमारा 1 ईयर का ही होता है, तो उनको इस पेपर में अपीयर होना है, उन्हीं को पेपर देना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपने जून 2019 में खुद को एनरोल करवाया था और अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था तो आप दिसंबर 2020 में पेपर्स दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर सितंबर में शेड्यूल्ड हैं, तो पेपर आपके सितंबर में ही होंगे। 1-2 दिन के अंदर आपके हॉल टिकट्स भी आ जाएंगे, ठीक। नाउ आई होप सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी और अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आराम से पढ़िए, ठीक है। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। और जहाँ तक रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेटा कलेक्शन के बारे में। अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को देखा होगा जहां पे हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि डेटा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। अगर हमें मार्केट की रिसर्च करनी है, मार्केट के बारे में ओवरऑल एनालिसिस लेना है, जानना है कि हमारे कंज्यूमर्स की क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, हमारा कॉम्पिटिटर किस तरह से मार्केट में वर्क कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट कर रहा है, ये सब हमें कैसे पता चलता है? मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। और ये रिसर्च हम किसके बेसिस पे करते हैं? हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे हम ये रिसर्च करते हैं, है ना। तो ये डेटा क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी मार्केटिंग रिसर्च में, क्योंकि अगर ये डेटा हमारा ऑथेंटिक नहीं होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो हमारी ओवरऑल जो रिसर्च रहती है वो कभी भी ऑथेंटिक, कभी भी सही नहीं हो सकती, और वो कभी भी हमको ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगी, है ना। तो एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। Data collection is the most important and crucial step in the marketing research process. This step is preceded by definition of research objectives, clear determination of the type of data and information required to be collected, and determination of methodologies to be used in collecting the requested data and information. Without the above pre-research activities, there is a possible danger that critical data and information may not be obtained, or that what is obtained may turn out to be not very relevant or suitable.
तो हमने अपने पिछले लेसन में डिस्कस किया था इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के बारे में, राइट। और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में तो आपके पूछा ही जाता है, साथ ही साथ ये आगे के चैप्टर्स से भी थोड़ा बहुत लिंक्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी थी कि रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना। हमें अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी ऑब्जेक्टिव बना लिया। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो कि ऑथेंटिक हो, रियल हो, जिसको हम अचीव कर सकें, और उसकी एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए हमारे पास, है ना। हमको पता होना चाहिए एग्जैक्टली हमें क्या करना है, राइट। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं क्लियर है, आपको यही नहीं पता है कि आपको क्या अचीव करना है, तो क्या आप एक सही इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाएंगे, एक सही डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी मेजर रोल प्ले करता है, साथ ही साथ हमारा डेटा। अब हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट ही नहीं कर पाए, है ना। तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप होता है किसी भी मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में, ठीक है। The validity and accuracy of the final judgment is most crucial and depends heavily on how well the data were gathered in the first place. Thus, data are considered the backbone of any research project, as it helps the marketing manager to take the right decision. In the absence of reliable and updated data, the entire marketing research process may be derailed. तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट। अब इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है, हमारे डेटा की वैलिडिटी और एक्यूरेसी, ठीक है। अगर आपका डेटा वैलिड नहीं है, डेटा एक्यूरेट नहीं है, तो वो डेटा कभी भी एक प्रॉपर इफेक्टिव रिसर्च नहीं बन सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग की ही चीज में प्रॉब्लम है, तो वो जो फर्दर आगे प्रोसेस होगा वो भी कभी भी करेक्ट नहीं होगा। इसीलिए डेटा को क्या बोला जाता है, बैकबोन बोला जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट का, क्योंकि हम रिसर्च किसके बेसिस पे कर रहे हैं, डेटा ही के बेसिस पे कर रहे हैं, राइट। अगर हमारा डेटा सही नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो हमारी रिसर्च भी क्या रिलायबल हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं हमें डेटा की क्या जरूरत है, डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि अगर हमें मार्केट से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें अपने कंज्यूमर के बारे में जानना है, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना है, या मार्केट में कोई सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में जानना है, तो उसके लिए हमें डेटा की जरूरत होती है, राइट। तो यहाँ पे डेटा इसीलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी मार्केटर है, ठीक है, वो देख रहा है कि उसके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट बहुत तेजी से मार्केट में सेल हो रहे हैं, तो वो जानने की कोशिश करेगा कि मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट मार्केट में इतना ज़्यादा क्यों सेल हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो वही प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। हो सकता है उसकी सेलिंग टेक्निक्स अलग हो, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कुछ अलग अडॉप्ट कर रहा हो सकता है वो अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड करता हो, है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, कुछ डेटा निकाला जाएगा, है ना, कुछ मार्केट में वो प्रॉपरली एनालिसिस करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही तो ये इन्फॉर्मेशन निकाल पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें डेटा की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है अगर हम रिसर्च की बात करें, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मार्केट सिलेक्शन। अब देखिए कोई भी बिजनेस फर्म है, अगर वो अपने कोई प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, तो वो पहले मार्केट की रिसर्च करती है, ठीक है। मार्केट के बारे में पहले जानने की कोशिश करती है, उसी अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है, ठीक। जैसे मार्केट साइज जानने की कोशिश करेगी, कंजम्पशन पैटर्न जानने की कोशिश करेगी, ठीक है। देखेगी कंज्यूमर्स का इनकम लेवल क्या है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स इजीली परचेज कर सकते हैं। हो सकता है वो फर्म ऐसे प्रोडक्ट्स लाती हो जो लग्जरी हो, और वहाँ की जो इनकम है लोगों की वो इतनी ज़्यादा ना हो कि वो उनके प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सके। तो ये जो मार्केट रिसर्च हो जाएगी वो तो गलत हो जाएगी ना। अगर आप ऐसी जगह पे प्रोडक्ट को अपने सेल करने जा रहे हैं जहाँ पे लो इनकम ग्रुप के पीपल रहते हैं, और आप वहाँ लग्जरी प्रोडक्ट को सेल करेंगे,
तो वहां पे आपके प्रोडक्ट्स इतनी इजीली सेल नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इस सब चीज को भी एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है उस मार्केट में, क्या ज्योग्राफिकल एरिया है, क्या ऐसा सिनेरियो है, XYZ हर एक एस्पेक्ट को कंसिडर किया जाता है, राइट। और इन सब चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? विद द हेल्प ऑफ डेटा, ठीक। अब अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को कंसिडर कर ले तो आपको पता है कि डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में कितना ज्यादा वेरिएशन रहता है ना। तो वहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में अपने कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो हमें थॉरो एनालिसिस करने की जरूरत होती है मार्केट की। और ये एनालिसिस किसके बेसिस हो सकता है? डेटा के बेसिस पे या डेटा को यूज करके ही हो सकता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनवायरमेंटल चेंजेस। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में कितना ज्यादा वेरिएशन रहता है और ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस भी होते हैं, मैंने आपको बताया था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी होते हैं, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, कंज्यूमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस, ये सब चीजों में काफी ज्यादा वेरिएशन रहता है, राइट। लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो आपको इंडिया में भी कितना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है ना। नॉर्थ में लोगों का कंजम्पशन पैटर्न अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है ना। अगर नॉर्थ में टी ज्यादा पी जाती है, टी का कंजम्पशन ज्यादा है, तो साउथ में कॉफी का कंजम्पशन ज्यादा है ना। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा है और अगर जो भी बिजनेस फर्म है इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट नहीं करती है तो वो आगे कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाती है। और ये इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में कहाँ से पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ डेटा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज। देखिए हर बिजनेस फर्म की अपनी अलग अलग मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। हो सकता है कोई बिजनेस फर्म है वो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाती है जो कि ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, तो वो किसको टारगेट कर रही है? बेसिकली लो इनकम ग्रुप को टारगेट कर रही है, राइट। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करूं तो कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली बनाती हैं, लेकिन वहां पे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पस क्या होता है? क्वालिटी, है ना। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए भले ही उसका प्राइस कितना भी हो, राइट। तो ऐसी फर्म्स किसको टारगेट करेंगी? ऐसे कंज्यूमर्स को जो कि क्वालिटी कॉन्शियस ज्यादा है, ना कि प्राइस कॉन्शियस, है ना। तो ये जितनी भी बिजनेस फर्म है जो मार्केट में इन सब चीजों को एनालाइज कर पा रही हैं, वो किसके बेसिस पे कर पा रही हैं? विद द हेल्प ऑफ डेटा, है ना। मार्केट से उन्हें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिल रही है, उनको पता चल रहा है कि कंज्यूमर अब क्या चाहता है। कंज्यूमर अब प्राइस को ज्यादा नहीं देख रहा है, अब क्वालिटी को ज्यादा देख रहा है, या फिर अब कंज्यूमर प्राइस पे ज्यादा फोकस्ड है, क्वालिटी पे तो ज्यादा फोकस नहीं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो भी है उनको मार्केट से ही मिल रही है, राइट। और ये मार्केट से ही जो डेटा मिलता है उसी के बेसिस पे वो अपनी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करती हैं या फिर सेलेक्ट करती हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रैटेजी असेसमेंट। अगर हम सेलफोन का एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि जो कैमरा की प्लेसिंग रहती है सेलफोन में वो कंपनी टू कंपनी डिफर करती है ना। किसी में सेंटर पे रहता है, किसी में साइड में रहता है। और अगर मैं ओप्पो की बात करूं तो ओप्पो में तो स्लाइड अप कैमरा है, राइट। तो यहाँ पे ओप्पो ने क्या करने की कोशिश करी? मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करी एक नए तरह से कैमरा को इंट्रोड्यूस करके, राइट। क्योंकि पहले भी वो नॉर्मल सेलफोन सेल कर रहा था और जैसे बाकी कंपनी सेल कर रही थी वैसे ही सेम पैटर्न पे, लेकिन उनको लगा कि अगर हमें मार्केट को कैप्चर करना है तो हमें कुछ तो अलग अपने कंज्यूमर्स को देना पड़ेगा, तभी वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करेंगे, है ना। ऐसे ही आप अगर सैमसंग के फोन देख लें, एप्पल के आईफोन देख लें, तो कितना ज्यादा वेरिएशन रहता है और हर बार ये कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हर बार कुछ नया निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ नया इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं ताकि कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट को परचेज करें, प्रोडक्ट की तरफ उनके अट्रैक्ट हो जाएं, राइट।
तो ये सब चेंजेस किसके बेसिस पे किए जा रहे हैं? जो मार्केट से डेटा कलेक्ट हो रहा है, जो मार्केट से फीडबैक आ रहा है कंज्यूमर्स का, जो डिमांड आ रही है, उसके बेसिस पे ही चेंज किए जाते हैं। तो जो कंपनीज ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं उनको भी मार्केट के टच में रहना पड़ता है ताकि जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में जान सकें और अपने प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस या मॉडिफिकेशंस ला सकें। चलते हैं अपनी अब नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के डेटा होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा और एक होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जिसको पहली बार रिसर्च के लिए कलेक्ट किया जा रहा हो, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है ना, प्राइमरी मतलब पहली बार कोई अगर रिसर्च करने जा रहा है तो वो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं हम प्राइमरी डेटा, ठीक है। वहीं अगर सेकेंडरी डेटा की बात करूं तो ऐसा डेटा जो कि ऑलरेडी किसी ने पहले कलेक्ट किया था और उसको एनालाइज किया था अपनी रिसर्च के लिए, अगर हम उस डेटा को यूज करते हैं आगे कोई रिसर्च करने के लिए, कोई फाइंडिंग्स के लिए, उसको कहते हैं हम सेकेंडरी डेटा, ठीक। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी, राइट। तो इसको आज हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का प्रॉपरली चार्ट ही दे दिया है, ठीक है। डिफरेंस ही प्रोवाइड कर दिया। उसकी वजह ये है क्योंकि पेपर में आपके डिफरेंस पूछा जाता है, तो अगर आपसे डिफरेंस पूछता है तो आप इजीली ये लिख सकते हैं, और अगर कुछ शॉर्ट नोट्स में आता है तो आप इंडिविजुअली भी इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका दोनों ही पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके मीनिंग पे। सो प्राइमरी डेटा रिफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ, ठीक है। वहीं अगर सेकेंडरी डेटा की बात करी जाए तो सेकेंडरी डेटा मींस डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर, ठीक है। तो यही मैंने भी आपको मीनिंग बताई थी, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर डेटा की बात करी जाए तो ये कैसा होता है? रियल टाइम डेटा होता है। वहीं सेकेंडरी डेटा की बात करी जाए तो पास्ट डेटा है। पास्ट डेटा क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी ये डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस। अब अगर हम प्राइमरी डेटा की बात करें तो यहाँ पे रिसर्चर को पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी वो इस डेटा को प्रॉपरली गैदर कर पाएगा, कलेक्ट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो पहली बार किया जा रहा है ना, फर्स्ट हैंड डेटा है, तो पूरी तरह से यहाँ पे इन्वॉल्व होने की जरूरत होगी। वहीं अगर सेकेंडरी डेटा की बात करें तो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? क्विक एंड ईजी होगा, राइट। अब क्या सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं? जैसे आपके सर्वेज हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गई, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, क्वेश्चनर्स हो गए, पर्सनल इंटरव्यू हो गए, ठीक है। तो इन सब के थ्रू आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। वहीं अगर सेकेंडरी डेटा की बात करी जाए तो जैसे हमारे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? हमारे सेकेंडरी डेटा में, है ना। अब जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, जर्नल्स हैं, ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ये डेटा इजिली अवेलेबल भी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी डेटा काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, और वहीं अगर सेकेंडरी डेटा की बात करूँ तो ये इकोनॉमिकल होगा, यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा क्योंकि डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलेक्शन टाइम। तो प्राइमरी डेटा की बात करी जाए तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप पहली बार इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। वहीं अगर सेकेंडरी डेटा की बात करी जाए तो यहाँ पे आपका कलेक्शन टाइम कम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक, ऑलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड्स, वेयर एज सेकेंडरी डेटा में क्या बोल रहा है? मे और मे नॉट बी स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड। अब देखिए, जो भी पर्सन पहली बार अगर रिसर्च करने जा रहा है तो वो जो डेटा कलेक्ट करेगा वो ऐसा ही डेटा कलेक्ट करेगा जो कि उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग होगा, है ना। लेकिन वहीं अगर मैं सेकेंडरी डेटा की बात करूं
तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा प्रेजेंट है ऑलरेडी वो रिसर्चर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि ये डेटा किसने यूज़ किया था, किसी और पर्सन ने अपनी रिसर्च के लिए यूज़ किया था। तो हो सकता है उसकी रिसर्च किसी और बेसिस पे रही हो, उसका क्राइटेरिया कुछ अलग रहा होगा, आपकी रिसर्च का क्राइटेरिया कुछ अलग है। तो जब हमारी रिसर्च का क्राइटेरिया अलग है तो जो डेटा है वो भी हमारा कहीं ना कहीं अलग होगा, है ना। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी डेटा है हो सकता है कि ये आपकी रिसर्च की नीड के अकॉर्डिंग हो भी या ना भी हो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबल इन क्रूड फॉर्म, और सेकेंडरी डेटा रहता है हमारा रिफाइंड फॉर्म। अब जो हमारा प्राइमरी डेटा रहता है वो कैसा रहता है, क्रूड फॉर्म में, मतलब रॉ फॉर्म में रहता है ना। हमको इसको प्रॉपरली कलेक्ट करना पड़ता है, उसको क्लासिफाई करना पड़ता है, फिर एनालाइज करते हैं, देन इंटरप्रेट करते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी डेटा की बात करूं तो ये ऑलरेडी रिफाइंड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, राइट। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो प्राइमरी डेटा में एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू आपके सेकेंडरी डेटा। आई होप ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आप कोई चीज खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं, आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीजें ज्यादा एक्यूरेट भी होती हैं, ज्यादा रिलायबल भी होती हैं इन कंपैरिजन टू ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी अवेलेबल थी, लेकिन उसको कलेक्ट करने का पर्पस कुछ और था, है ना। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में। इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको छोड़ के मत जाइएगा। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप कोई भी डिफरेंस लिखिए तो बेसिस फॉर कंपैरिजन जरूर लिख के आइएगा, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये तो हमने बात कर ली प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की, ठीक है। अब देख लेते हैं सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को किन सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं प्राइमरी डेटा की बात करूं तो आप पर्सनल इंटरव्यूज ले सकते हैं, क्वेश्चन फिल करवा सकते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ना। और अगर मैं सेकेंडरी डेटा की बात करूं तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, कुछ इंटरनल सोर्सेज हैं, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जान लेते हैं कि इंटरनल सोर्सेज के अंदर क्या आते हैं और हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर क्या आते हैं, ठीक। देखिए इंटरनल सोर्सेज के डेटा क्या होते हैं, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, वही होते हैं हमारे इंटरनल सोर्स के डेटा, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड का, तो ये अपनी एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं जिसमें सेल्स के बारे में बताती हैं, प्रॉफिट्स के बारे में बताती हैं, अपने एम्प्लॉयज को क्या सैलरी देती हैं, क्या वेजेस प्रोवाइड करती हैं, सब के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, राइट। और इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कंपनी आगे यूज करती है अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए, है ना। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें एक्सटर्नल सोर्सेज, तो ऐसा डेटा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कहीं बाहर से कलेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं प्रेजेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर प्रेजेंट है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज डेटा का। जैसे अगर यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया उसको हम पढ़ें, इन ऑर्डर टू स्टडी द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पीपल इन यूएसए, if we obtain information from USA government, it would be an external source of data। तो अगर हमें यूएसए के लोगों का एजुकेशनल स्टेटस जानना है तो वो हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, यूएसए गवर्नमेंट से मिलेगी। और जो डेटा हमको यूएसए गवर्नमेंट से मिलेगा वो क्या होगा, हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी कोट कर रखे हैं इसीलिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में। अगर हम इंटरनल सोर्सेज की बात करें, जैसे किसी कंपनी के सेल्स रिकॉर्ड्स हो गए, मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, कस्टमर्स के फीडबैक हैं, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं, इनवॉइसेस, शिपमेंट रिकॉर्ड्स, बैलेंस शीट, डिपार्टमेंटल बजट्स, मतलब कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है वो होते हैं हमारे इंटरनल सोर्सेज, ठीक है। वहीं अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें, जैसे हमारी बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, जर्नल्स, लाइब्रेरीज, न्यूज़पेपर्स, ठीक है,
और अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरनेशनल मार्केट की तो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हमारे WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, UN के ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका FAO है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और ट्रेड एंड प्रोफेशनल बॉडीज जैसे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। इसके बारे में भी हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। तो एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से हो गए? ऐसे सोर्सेज जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हमारे बिजनेस से बाहर के हैं, कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो आते हैं हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज में। ठीक है, आई होप अब ये समझ में आ गया होगा एकदम। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अब जान लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक, देखिए आपके बुक में ये टॉपिक मेंशन नहीं है, ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज का, सिर्फ सेकेंडरी डेटा का ही मेंशन है। लेकिन मुझे लगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रही हूँ, बता रही हूँ, तो वो पूरी बताऊंगी, आधी नहीं दूंगी। ठीक, चलिए एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? टारगेटेड इश्यूज आर एड्रेस्ड। ये अभी हमने डिस्कस भी किया कि जो रिसर्चर है, अगर वो अपनी रिसर्च कर रहा है, कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो वो किसके बेसिस पे करेगा? जो उसको रिसर्च करनी है, जो उसके रिसर्च की रिक्वायरमेंट्स है उसके बेसिस पे, है ना। तो जो उसके टारगेटेड इश्यूज हैं उन्हीं को वो एड्रेस करने की भी कोशिश करेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? डेटा इंटरप्रिटेशन इज बेटर। अब जब रिसर्चर खुद ही डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट कर रहा है तो वो इजीली उसको इंटरप्रेट भी कर पाएगा, बेटर वे में इंटरप्रेट कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने क्या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एफिशिएंट स्पेंडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे रिसर्चर ने बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट दिया होता है अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो ज्यादा ऑथेंटिक होगी, ज्यादा रियल होगी और उसके इश्यूज से भी रिलेटेड होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? डिसेंसी ऑफ डेटा। तो जो रिसर्चर का डेटा होगा वो रियल होगा, गुड होगा, ऑथेंटिक होगा, प्रॉपर होगा, एक सिस्टमैटिक वे में होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एड्रेसेस स्पेसिफिक रिसर्च इश्यूज। ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है, शायद ये दोबारा गलती से मैं लिख गई हूँ। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ग्रेटर कंट्रोल। जब रिसर्चर ने खुद ही प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को गैदर किया है, डेटा को कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो कंट्रोल होगा वो रिसर्चर का ज्यादा होगा, है ना। सो आई होप एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है? हाई कॉस्ट। अब जब डेटा खुद से कलेक्ट किया जाएगा, पहली बार कलेक्ट किया जाएगा, तो कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इनएक्यूरेट फीडबैक। हो सकता है जो फीडबैक आए वो इनएक्यूरेट हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। जब यहाँ पे हम पहली बार रिसर्च कर रहे हैं, पहली बार डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी ही, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्किल विद लेबर। देखिए जो ये रिसर्च वर्क होता है, जो ये प्रॉपरली डेटा को कलेक्ट करना होता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर स्किल की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे ही गए और आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, नहीं। आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए, एक तरीका होता है, एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब कोई रिसर्चर अगर उसके पास ये स्किल ही नहीं है कि उस डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट कर पाए, तो वो डेटा कभी भी एक्यूरेट या एप्रोप्रिएट नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंडरी डेटा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब सेकेंडरी डेटा का एडवांटेज क्या है कि ये क्विक और चीप होता है। ठीक है, वाइडर ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड है, जैसे आपके गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस है, तो ये वाइडर ज्योग्राफिकल एरिया को इजीली कवर कर लेती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कैन असिस्ट विद प्लानिंग प्राइमरी रिसर्च। देखिए कोई भी अगर रिसर्चर होता है, वो अगर कोई रिसर्च करने जा रहा होता है ना, वो पहले क्या करता है? लिटरेचर रिव्यू करने की कोशिश करता है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? जो ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, जो ऑलरेडी रिसर्चेस हो चुकी हैं, उनको पढ़ता है। ठीक है, तो वो क्या बनती है? एक तरह से उसका बेस बनती है, वो उसको हेल्प करती है आगे उसकी रिसर्च को ले जाने में। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी डेटा हेल्प करता है, असिस्ट करता है प्राइमरी डेटा को प्लान करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? एट टाइम्स सर्टेन इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। अब देखिए कुछ डेटा ऐसा होता है जो कि आप प्राइमरी सोर्सेज से निकाल ही नहीं सकते, है ना। जैसे कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, अगर आपको पॉपुलेशन के बारे में कुछ जानना है, तो अगर आप खुद
डेटा को कलेक्ट करने चले गए तब तो हो गया काम। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की जो भी ऑथराइज्ड पब्लिकेशंस हैं उन्हीं को ही एनालाइज करना पड़ता है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, विल ऑल्सो ऑल्टर द रिसर्चर टू एनी पोटेंशियल डिफिकल्टी। ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई डेटा पहली बार खुद कलेक्ट करने जा रहे हैं तो वहां पे कुछ आपको डिफिकल्टीज आए, कुछ चैलेंजेस आए, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ आप हिली एरिया में जाना चाहते हैं और वहां पे कुछ डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो काफी डिफिकल्ट टास्क है। वहीं सेकेंडरी डेटा क्या करता है, हेल्प करता है कि जो भी हमारा रिसर्चर है वो डिफिकल्टीज से बच सके। हो सकता है उनके पास ऑलरेडी उस जगह का डेटा अवेलेबल हो तो आपको वहां पे उस डेटा को कलेक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, राइट। सो आई होप आपको एडवांटेजेस क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेजेस। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंटली आउटडेटेड, जैसे हमारा सेंसस डेटा। तो अगर हम सेंसस डेटा की बात करें तो हमको पता है कि सेंसस हर 10 साल बाद कलेक्ट किया जाता है ना। जो अभी सेंसस डेटा चल रहा है वो चल रहा है सेंसस 2011 का, और नेक्स्ट अब कलेक्ट होने ही वाला है 2021 में। तो इस बीच जितनी भी रिसर्च हुई होंगी तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो डेटा है, हमारी जैसे पॉपुलेशन, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, बिल्कुल आए। तो क्या ये डेटा उतना ऑथेंटिक हुआ हमारी रिसर्च के लिए? नहीं हुआ, राइट। तो ये हो गया इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पोटेंशियली अनरिलायबल, नॉट ऑलवेज श्योर वेयर इंफॉर्मेशन हैज कम फ्रॉम। अब नेक्स्ट जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सेकेंडरी डेटा का वो ये है कि हमें खुद भी नहीं पता है कि ये जो डेटा आया है वो कहाँ से आया है, इसका सोर्स क्या है। और जब हमें सोर्स ही नहीं पता है तो ये हो सकता है कि डेटा इतना रिलायबल ना हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च। देखिए क्वालिटी ऑफ रिसर्च भी मैटर करती है कि किस तरह की रिसर्च करी गई है, जो डेटा अवेलेबल है वो किस तरह से कलेक्ट किया गया है, क्या मेथोडोलॉजीज को यूज किया गया था कि डेटा ऐसे ही कलेक्ट कर लिया गया है ना। तो रिसर्च की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर रिसर्च की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो डेटा ही नहीं अच्छा होगा, जो हम सेकेंडरी डेटा अगर अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं तो हमारी रिसर्च भी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, हमारी रिसर्च की भी क्वालिटी कहीं ना कहीं गिर जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नॉट स्पेसिफिक टू रिसर्चर्स नीड। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस भी किया था कि जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, जो किसी और पर्सन ने उस डेटा को कलेक्ट किया था, उसका पर्पस कुछ और रहा हो सकता है, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और रहा हो, उसकी रिसर्च फाइंडिंग्स कुछ और रही हो और आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स अलग हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डेटा हो, वो डेटा आपकी रिसर्च के लिए फिट हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब ये भी हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है वो इनकम्प्लीट फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो भी है वो रिसर्चर जो ऑलरेडी रिसर्च कर चुका है उसके बेसिस पे, उसका जो भी क्राइटेरिया रहा उसके बेसिस पे रही। लेकिन आपको अपनी फाइंडिंग्स के लिए, अपनी रिसर्च के लिए कुछ और डेटा, कुछ और इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी, तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन कैसी रही, इनकम्प्लीट रही, ठीक। अब लेट्स से आप ड्यूरेबल गुड्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे, जैसे कि आपके टेलीविजन हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, फ्रिज हो गई, ठीक है। तो हो सकता है कि जो पहले रिसर्च की गई है उसमें सिर्फ टेलीविजन के बारे में एनालिसिस किया गया हो, टेलीविजन के बारे में सब चीजें जानी गई हो, लेकिन आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में भी जानना है, एसीज के बारे में भी जानना है, देखना है कि कंज्यूमर्स कितना ज्यादा इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ज्यादा रहती है, जीडीपी में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए, लेकिन आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग उतनी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल ही नहीं है ना। तो ये आपके लिए कैसी हुई, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हुई, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, नो डेटा अवेलेबल और वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। अब ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लिया जिसके बारे में अभी तक रिसर्च ना की गई हो, या फिर रिसर्च हुई हो तो उसका डेटा इतना ज्यादा अवेलेबल ही ना हो। तो जब डेटा अवेलेबल नहीं होगा, आपको एक ग्राउंड नहीं मिलेगा, एक बेस नहीं मिलेगा जिसके बेसिस पे आप आगे रिसर्च अपनी कर सके, तो आपके लिए रिसर्च करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। देखिए कोई भी अगर रिसर्च करी जाती है उसके लिए सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने आपको बताया था लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जो पुरानी रिसर्चेस हो गई हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, आपको उसको पढ़ना होता है, समझना होता है कि अभी तक इस टॉपिक में कितना ज्यादा रिसर्च हो चुका है, क्या क्या चीजों को कवर किया जा चुका है और आगे क्या चीजों को कवर करने की
ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन को गैदर करने की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है सेकेंडरी डेटा की अगर बात करें तो डेटा हो सकता है अवेलेबल ही ना हो, या फिर जो डेटा अवेलेबल हो वो आप उसको इतने इजीली ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको इतनी इजीली डेटा मिल ही नहीं पा रहा है, तो आपकी रिसर्च में कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखा जा सकेगा। सो आई होप आपको ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज समझ में आ गए होंगे, और अगर एग्जामिनेशन में पूछता है तो मुझे पता है कि आप लोग इजीली इन पॉइंट्स को इलैबोरेट भी कर लेंगे, क्योंकि हम कॉमर्स वाले लिखने में बहुत तेज होते हैं, है ना। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। ठीक है, इन चैप्टर्स को जरूर से पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि पेपर में हर बार लास्ट के 3 चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। अगर आपके पास टाइम हो आप खुद भी इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक जरूर प्रोवाइड करिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और आज मैंने आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी दूर कर दिया है कि किसको अभी सितंबर में पेपर देने हैं, किनको अभी दिसंबर में पेपर देने हैं। ठीक है, तो अब आराम से अपनी पढ़ाई करिए, स्टडीज पे फोकस रहिए, और बाकी सब अच्छा ही होगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ ही, कुछ भी जरूरत पड़े तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।